देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 12 के बारे में, यानी कि पार्ट 12 के बारे में। इसके पहले हमने 11 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। जो ये ओ प्रदर्शित किया गया है, ये वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, यानी कि ए ओ बी ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एंगल ए सी बी का मान निकालना है। ये वाले एंगल का मान आपको निकालना है, ठीक है। ए सी बी की माप आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे साहब? देखिए, ये जो एंगल बन रहा है केंद्र पर, तो ये केंद्र पर बन रहा है, तो इसको कहते हैं हम केंद्र का कोण। और ये क्या होता है? ये वृत्त की परिधि होती है, और ये कोण जो बन रहा है ये वृत्त की परिधि पर बन रहा है, तो इसे हम परिधि का कोण कहते हैं। और एक प्रमेय होता है, एक थ्योरम होता है कि परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। यानी कि अगर परिधि के कोण को हम एंगल ए सी बी माने, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल बराबर 1/2 और इंटू एंगल ए ओ बी यानी कि केंद्र का कोण। केंद्र के कोण का आधा होता है परिधि का कोण। तो हमको ए सी बी का मान निकालना है, तो ए ओ बी का मान हमको पता है, कितना पता है? 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री लिख देंगे, दो से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो ए सी बी बराबर कितना निकल के आ गया? 15 निकल के आ गया। तो सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये केंद्र का कोण 30 डिग्री दिया है, परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है, तो 30 का आधा 15 हो गया। तो फटाक से हम इसको सॉल्व कर देंगे, 15 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह पे अगर यहाँ पे दिया रहता, ये नहीं दिया रहता, और यहाँ पे दिया रहता कि ये 30 डिग्री है, तब इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि तब केंद्र के कोण एंगल ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ आपको दोगुना कर देना होगा। केंद्र का कोण परिधि के कोण का दोना होता है, और इसके विपरीत एक प्रमेय है कि परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। तो अगर ये परिधि का कोण 30 डिग्री दिया है, तो केंद्र का कोण इसका दोगुना होगा, यानी कि केंद्र का कोण 60 डिग्री होगा। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। और अगर केंद्र का कोण 30 डिग्री दिया है, तो परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होगा, यानी कि 15 डिग्री एंगल ए सी बी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पे बेस्ड अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री ना लिख के 60 डिग्री लिख दूँ, तब आप बताइए कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, यानी कि सेंटर है। यदि एंगल डी एफ ई बराबर 40 डिग्री हो, यहाँ पे देख लीजिए डी एफ ई कहाँ दिया गया है, ये वाला एंगल दिया गया है, बड़ा वाला एंगल डी एफ ई बराबर 40 डिग्री दिया गया हो, तो पूछ रहा है कि ओ डी एफ का मान ज्ञात करना है। ओ डी एफ का मान, यानी कि ये वाले एंगल का मान आपको निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। ये क्या है? एक जिवा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम F पे एक लंब डालें तो ये त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम पूछें कि OF क्या है, तो OF वृत्त की त्रिज्या है। इसके अलावा अगर हम OD पूछें तो OD भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा 40 डिग्री दिया गया है, अगर हम इसके बीच में अर्धक करें, यानी कि इससे लंब डालें इस पे, तो ये आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल 40 है, तो ये वाला 20 हो जाएगा, और इसके अलावा ये वाला जो है वो 20 हो जाएगा। ये दोनों आधा आधा 20 हो जाएंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ एफ डी कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। आप देख सकते हैं ये वाला कितना एंगल दिया गया है? 40 का आधा 20 है। तो
अब देखिए एक चीज़, मान लीजिए ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अगर दोनों त्रिज्या हैं तो दोनों त्रिज्या जिस जीवा के साथ कोण बनाएंगे वो दोनों कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि हम जानते हैं कि अगर दोनों त्रिज्या है तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ एफ डी बराबर एंगल ओ डी एफ। देखिए ध्यान से, ओ एफ डी ये वाला एंगल है और ओ डी एफ ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हो जाता है। तो ओ एफ डी बराबर अभी अभी हमने निकाला 40 का आधा 20, तो अगर ओ एफ डी बराबर 20 है तो ओ डी एफ बराबर कितना होगा, 20 ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ध्यान तभी रखिएगा कि जब ये दोनों त्रिज्याएं हों, यानी कि ओ डी और ओ एफ ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जीवा के साथ बना एंगल बराबर होता है। एक तरीके से मैं यहाँ पे एक और वृत्त बना के समझा दूं कि अगर ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक जीवा बना दिया, ये केंद्र है, केंद्र से अगर त्रिज्या वृत्त की जीवा को स्पर्श कर रही है दोनों तरफ, तो इस स्थिति में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ से इस त्रिज्या को इस पे लंब डाल दे बिंदु एफ पे इसको एकदम आधे आधे में बांट दें, तो ये पूरा तो 40 डिग्री है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर इसकी जगह पे 80 डिग्री होता तो आप बताइए कि कितना आंसर होता एंगल ओ डी एफ का, ठीक है, तो ये चीज़ बताइए। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, x के किस मान के लिए 1,4 फिर कॉमा x -2 और फिर -3,16 संरेख है। संरेख होने का प्रतिबंध ये होता है कि त्रिभुज का, मान लीजिए 3 बिंदु दी गई हैं, तो 3 बिंदु से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। या फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, बहुत आसानी से संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हार्ड है, याद नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे ये x1 की वैल्यू दी गई है, क्या है, x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, फिर ये y2 की वैल्यू है, फिर ये x3 की वैल्यू है, और ये फिर y3 की वैल्यू है, ठीक है। ये सभी आप एक जगह नोट कर लीजिए। अब एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2, फिर x, फिर y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर प्लस x, फिर लिख दीजिए y माइनस वाई, फिर प्लस x, y माइनस वाई। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला याद जल्दी होता नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब आपको सिंपल सा एक सर्कल बना लेना है और सर्कल में लिख देना है 1, 2 और 3, ठीक है, हमने लिख दिया। पहले हम चलते हैं 1, 2, 3 की तरफ से, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 1, 2, 3, ठीक है। फिर अब चलेंगे तो अब हम लिखेंगे 2, 3, 1 की तरफ से, 1, 2, 3 तो हम चल दिए, फिर 2, 3, 1 चलेंगे, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। और फिर अब चलेंगे 3, 1, 2 की तरफ, 1, 2, 3 चला हमने तो इसको लिखा, फिर 2, 3, 1 चला तो इसको लिखा। तो इसको लिखने के लिए हमको 3, 1 और 2 चलना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 1 और 2, बन गया हमारा फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है और बराबर में 0 होता है। बराबर में क्या होता है, 0। तो फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 1/2 है, तो इस 2 को अगर 0 की तरफ भेजेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, इतना बराबर 0। यानी कि हम फिर से अगर लिखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 और फिर y3 माइनस y1 और फिर लिखेंगे x3 फिर y1 माइनस y2 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। सबकी जगह पे x1 की जगह पे x1 की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, y1 की जगह पे y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 4, फिर x2 की जगह पे x लिख दीजिए, y2 की जगह पे -2 लिख दीजिए, x यहाँ पे
-3 किसकी जगह पे लिखेंगे, x3 की जगह पे लिखेंगे और y3 की जगह पे 16 लिखेंगे और बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, बराबर 0 करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैंने फॉर्मूला बता दिया और ये भी बता दिया कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। और सिंपल एक जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, जिस तरीके से एक समीकरण को सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको काम देता हूँ कि x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जिसका कमेंट सही रहेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर मिला पाएँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, या फिर अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन को भी आपको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल एडिटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को ऐड नहीं कर पाया हूँ, और हाथ से कितना जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर लिखा रहता तो सिंपली आपको बता दिया जाता, ऐसे कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, सारी मेथड मैंने बता दी, फॉर्मूला बता दिया, बस आपको एक समीकरण सॉल्व कर देना है और x की वैल्यू निकाल देनी है। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक कर पाएंगे। सो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि y अक्ष पर मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक होंगे, ठीक है। बिंदु P का निर्देशांक पूछ रहा है। y अक्ष पर मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक पूछ रहे हैं। तो y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप सभी जानते हैं। तो x निर्देशांक की वैल्यू तो हमारी यूं ही निकल के आ गई 0, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि y अक्ष पर मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु P। अब ये मान लीजिए ये इस तरीके से है, तो 7 इकाई की दूरी मान लीजिए यहाँ पे है, तो y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, x बराबर 0 आ गया और y बराबर 7 आ गया, ठीक है। क्योंकि x बराबर 0 क्यों आया, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0, y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर ही तो कह रहा है। तो y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे मूल बिंदु से कितना दूरी चली जा रही है, 7। तो अब निर्देशांक क्या बनेगा, निर्देशांक x, y ही तो होता है। तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 7 है, तो 0, 7 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से खींचे गए रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में वाह्य विभाजित करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से बिंदु दी गई हैं। 2 बिंदुएं दी गई हैं जिसमें x1 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू -4 है, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। और m का मान 3 दिया गया है और n का मान 2 दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल तरीके से बस इसको सॉल्व कर देना है। वाह्य विभाजन का एक सूत्र होता है जिससे आपको पता होना चाहिए कि अभिष्ट निर्देशांक अगर वाह्य प्रतिच्छेद करते हैं रेखाखंड को, तो वाह्य विभाजन का सूत्र होता है mx2 - nx1 डिवाइडेड बाई m-n, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट के लिए होता है और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, my2 - ny1 डिवाइडेड बाई m-n। देखिए वाह्य विभाजन का सूत्र में माइनस केवल लगेगा, आप इसे ध्यान रखेंगे, और अंतः विभाजन अगर पूछा जाए तो दोनों जगह प्लस लगेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए बस यही सिंपल सी ट्रिक है कि वाह्य में माइनस लगेगा और अंतः में प्लस लगेगा। अब जो बिंदु दिया गया है जिसमें x1 बराबर 3 है, -3 है, y1 बराबर -4 है, x2 बराबर 2 है और y2 बराबर 1 है, m बराबर 3 दे दिया गया है और n बराबर 2 दे दिया गया है। सिंपल से आप m की जगह पे m का मान, x2 की जगह पे x2 का मान, n की जगह पे n का मान, x1 की जगह पे x1 का मान, m की जगह पे m का मान और n की जगह पे n का मान, सभी जगह पर सभी वैल्यूज़ को रख देंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे m का मान 2 है तो हमने m का मान 3 है तो 3 रख दिया, x2 का मान 2 है तो 2 रख दिया और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और फिर यहाँ पे n का मान 2 है और x1 का मान -3 है तो ये हमने रख दिया और सिंपल से इसका कैलकुलेशन किया तो 3 दूनी के 6 और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी के 6, 6 6 12 और 12 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो 12 हमारा
एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम में 3 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8, 8 3 11 और बटे में 3 में से 2 गया 1, तो 8 3 11 हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 11, तो एक्स कोऑर्डिनेट 12 और वाई कोऑर्डिनेट 11। तो इस तरीके से हमारा ये वाह्य विभाजन का सूत्र होता है जिसका प्रयोग करके आप अभिष्ट निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और अच्छे तरीके से आप सभी क्वेश्चन को सीख पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।